गुड इवनिंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम लोग जो है अचालिक आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। जैसा कि कल मैंने आपको गोले के बाहर जब कोई बिंदु P रहता है, ठीक है, मैंने कल आपको क्या बताया था कि गोले के बाहर कोई बिंदु P था तो हम किस प्रकार से गॉस के पृष्ठ का जो मतलब कि गॉस के पृष्ठ बना करके जो है उसका हम विद्युत क्षेत्र निकाले थे। और आज जो है हम उससे आगे बढ़ते हैं और कल हमारा निकल करके क्या आया था, E=KQ/R²। अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि और इसमें दो प्रकार के हैं तो उसको हम डिराइव कर लेते हैं। अब ये जो बिंदु P हमारा यहाँ पे था, अब ये हमारा कहाँ पे हो जाएगा, अब ये बिंदु हमारा कहाँ पे हो जाएगा, ये बिंदु इस सतह पे हो जाएगा, यानी कि जब इस गोले के सतह पे ही हो जाएगा। कहने का मतलब जब ये हमारा क्या है अचालक गोला है, ये हमारा क्या है अचालक जब गोला है इसके पृष्ठ पर ही हो जाए, है ना, इसके जब पृष्ठ पे ही हो जाए तो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या है r है, और जब इसके पृष्ठ पर ही हो जाएगा तो ये हमारा क्या है, हमने स्मॉल r माना था तो r क्या हो जाएगा, हमारा r हो जाएगा। तो यहाँ से हम तो हम लोगों को मालूम है कि r क्या हो जाएगा, हमारा ये r हो जाएगा, यानी कि r हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे KQ/R² के जगह पे KQ/R² हम कह सकते हैं। तो देखिए पिछले वाले केस में भी सेम टू सेम हमारा इसी तरह से निकल करके आया था। तो गोले की सतह पर जब कोई बिंदु रहेगा तब हमारा विद्युत क्षेत्र क्या होगा उसका, तो ये निकल करके आएगा। अब देखिए हमने पिछले वाले जो क्लास में पढ़ा था तो चालक गोले में जो है ये जो चालक गोला था हमारा उसके सतह पे क्या था, चालक गोला में क्या था, उसके सतह पे आवेश होता था, और अचालक गोला में क्या है, उस सतह के अंदर में हमारा है, अचालक गोला में क्या है, सतह के अंदर है। तो हमने क्या किया था, बिंदु P बाहर रखा तो जो भी चीज मेरा आया रिजल्ट तो दोनों का क्या आया, सेम आया, यानी कि चालक आवेशित गोले के कारण और अचालक के कारण बराबर आ गया। उसके बाद जब हमने बिंदु P को यहाँ पे रखा, उसकी सतह पे ही रखा, तब पर भी हमारा क्या आया, जो आपको निकल करके आया वह बराबर आया। लेकिन देखिए ये तीसरा केस जो मैं अब आपको बताने के लिए जा रहा हूं तो इसमें थोड़ा सा चेंजिंग होता है। तो चेंजिंग क्या हो जाएगा कि इस बिंदु को जब हम इसके अंदर में रखेंगे तो वहां पे क्या था, यहाँ पे इसे कोई आवेश नहीं मिल रहा था, इस पॉइंट पे उस बिंदु को कोई आवेश नहीं मिल रहा था। लेकिन इस वाले केस में क्या हो जाएगा, यदि हम इस अंदर में गोले के अंदर में सतह को रखेंगे तो उसे भी कुछ ना कुछ क्या मिलेगा, आवेश मिलेगा। तो इसके कारण जो तीसरा वाला जो इसमें ये तीसरा वाला जो है बिंदु P जब गोले के सतह के अंदर में स्थित होगा तब क्या होता है, सो आपको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। हो सकता है कि आपके 5 नंबर के क्वेश्चन में वही क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए अब उसका हम ड्राइव करते हैं। गोले के अंदर जब कोई बिंदु P अचालक गोले में रहता है तब क्या होता है। तो देखिए यहां पे क्या कर रहा है कि गोले के अंदर एक बिंदु P पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। किसके कारण, अचालक आवेशित गोले के कारण। तो सबसे पहले हम अचालक आवेशित गोला बनाएंगे। इस प्रकार से हमारा ये अचालक आवेशित क्या हो गया, ये गोला हो गया। इसके अंदर में आवेश क्या होगा, मौजूद होगा, ठीक है। अब देखिए यहां से लेकर के यहां तक की बीच की दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, तो इस सेंटर से लेकर के इसके बीच की दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, ये आपको r हो जाएगी। और एक बिंदु P जो हमारा इस गोले के अंदर में मौजूद है, तो मान करके चलिए इस यहां पे मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, आप लोगों को बताया था कि जो बिंदु रहता है वहां पे हम गॉसीय पृष्ठ बनाते हैं। तो इस गोले में गॉसीय पृष्ठ कैसा बनेगा, इस प्रकार सा बनेगा, है ना। तो यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी होगी वे क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो ये जो है आपका जो r है ये आपका स्मॉल हो जाएगा, किससे, इस बड़े वाले गोले के अंदर में। अब देखिए इस वाले केस में आपको क्या हो रहा है कि ये जो गोला है, छोटा वाला जो गोला है, इसके अंदर में भी आवेश है ना, इसके अंदर में भी आवेश है और ये बड़े वाले गोले के अंदर में भी आवेश है। लेकिन इससे पिछले वाले जो हम डेरिवेशन किए थे चालक वाले में, तो उसमें ऐसा कंडीशन नहीं था। तो अब हम इसे किस प्रकार से ड्राइव करेंगे ये आपको देखना जरूरी है। तो चलिए अब चलते हैं, इसे ड्राइव करते हैं। तो अब देखिए गोले के अंदर एक बिंदु पे हम निकाल रहे हैं। तो इससे पहले आपको ये मैंने बताया कि किस प्रकार से हमारा स्ट्रक्चर होगा, फिगर होगा। तो हम यहाँ पे बिंदु P मानते हैं, तो ये हम वहाँ पे गॉस के पृष्ठ बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये वाला जो है ये आपका गॉस के पृष्ठ हो गया, ये वाला आपका क्या है, ये वाला गॉसीय पृष्ठ हो गया। अब देखिए गॉसीय पृष्ठ जब बना तो हमें क्या करना है, जो बिंदु P है वहाँ पे से हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र देखेंगे। तो विद्युत क्षेत्र किधर होगा, आपको जो है ये पॉजिटिव चार्ज है तो उससे दूर ढकेलेगा, तो
ये आपका क्या हो गया ई वेक्टर। और उसके बाद क्षेत्रफल सदिश हम क्या करेंगे, तो ये हम छोटा सा हिस्सा मान करके चलते हैं, तो इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो इस प्रकार से होगा, तो ये आपका क्या हो गया ds वेक्टर। तो दोनों के बीच का जो एंगल हमारा होगा थीटा इक्वल टू कितना निकल करके आएगा, थीटा इक्वल टू हमारा 0 निकल करके आएगा। तो ये तो स्ट्रक्चर का सारा चीज हो गया। अब जो है हम लोगों को मालूम है कि हम क्या करते थे, एक बार परिभाषा से और एक बार गाउस के नियम से, दोनों प्रकार से हम फाई निकालते थे और दोनों को इक्वेट करते थे। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि हमारा परिभाषा से क्या होगा। तो परिभाषा से आप लोग पढ़े हैं कि फाई इक्वल टू क्या होता है, आपको इंटीग्रेट डी फाई होता है। तो इंटीग्रेट डी फाई जो होगा यहां पे आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट डी फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि ई डी कॉस थीटा, ठीक है, ई डी एस कॉस थीटा। तो यहां पे आपको सॉरी यहां पे डी एस होगा, तो ई डी एस कॉस थीटा, तो ई डी एस कॉस थीटा, तो थीटा का वैल्यू आपका कितना है, 0 है ना, थीटा का वैल्यू 0 है, यानी थीटा इक्वल टू 0 है, थीटा जो हमारा है 0 है, तो 0 यानी कि कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो कॉस 0 यदि ये हमारा 1 हो गया तो कितना बच गया, ई इंटू डी एस बच गया। तो हम कह सकते हैं ई यदि हम बाहर ले ले तो क्या हो जाएगा हमारा, ये ds हो जाएगा, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये ई इंटू और इसका जो वैल्यू होता है 4 पाई आर स्क्वायर, रिंग का हमने बताया था आपको क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल। अब चलिए हम चलते हैं गाउस के नियम से। तो परिभाषा से हमारा जो निकल करके आया, पिछले भी लेक्चर में आपने देखा था कि यही निकल करके आया था। अब आगे चलते हैं गॉस के नियम से बात करते हैं। तो गॉस के नियम से हम लोग जानते हैं कि फाई इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा क्यू जो है हमारा यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा कि जो सिग्मा है यानी कि इसके अंदर में हमारा कितना आवेश है, क्योंकि अभी तक जो है इसके अंदर में हमारा आवेश कुछ भी नहीं हुआ करता था, तो बहुत इजी था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, कुछ ना कुछ आवेश है। तो ये जो आवेश है तो हमें कैसे पता चलेगा, मान करके चलिए हमें ये एक एक नियम से ही पता चल पाएगा। तो देखिए इस टोटल का हम आयतन निकालेंगे, चूंकि 4/3 पाई आर क्यू आयतन में क्यू आवेश है। इस टोटल में हमारा कितना आवेश है, ये टोटल गोला है उसमें क्यू आवेश है, इसीलिए एक जो आयतन होगा एकांक आवेश उसमें कितना आवेश होगा, Q बटे 4/3 पाई आर क्यू आवेश होगा। तो इसीलिए 4/3 पाई आर स्क्वायर में, ठीक है, यानी कि इतने में इतना आयतन में, आयतन का मतलब क्या होता है ये बात समझ लीजिए। जैसे मान करके चलिए कोई बाल्टी है, कहेगा बाल्टी का आयतन निकालने, तो उसके अंदर में कितना पानी अटता है तो वही उसका आयतन कहलाता है। तो इसी प्रकार से इस गोले का आयतन मतलब कि इसके अंदर में कितना आवेश है, तो हम कह सकते हैं गोले का आयतन हम जानते हैं 4/3 पाई आर क्यू होगा। क्यों यहाँ पे स्मॉल आर क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो है हमारा क्या है, स्मॉल आर हमने लिया है। तो 4/3 पाई आर क्यू में आपको क्यू बटे यहाँ से कैंसिल होकर के क्यू डैश निकल करके आएगा, क्यू इंटू आर क्यू बटे आर क्यू, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि फाई इजकल टू क्या हो जाएगा हमारा, फाई इजकल टू क्यू आर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ अभी तक क्या निकाला था, अभी तक हमने आवेश सिर्फ निकाला था, ये चीज निकाला था हमने, और ये चीज हमारा निकल गया तो बटे में हम एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करेंगे। तो फाइनली हमारा फाई इजकल टू आ जाएगा क्यू आर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यू, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा जो है इक्वेशन नंबर 6 हो गया। तो एक बार हम इक्वेशन नंबर 5 और 6 को यहाँ पे इसको हटा करके लिख देते हैं, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6। तो चलिए इक्वेशन नंबर 5 हमारा जो है ये आ गया है आपको E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 5। और इक्वेशन नंबर 6 आपका क्या आ गया है, इक्वेशन नंबर 6 जो है आपका फाई इजकल टू आ गया है क्यू आर क्यू बटे आपको आ गया है एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। अब इस दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो चलते हैं अब इसे इक्वेट करते हैं, उसके बाद जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं आगे। तो चलिए अब जो है इस दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट करके जो है फाइनली इसका हम रिजल्ट निकालते हैं, यानी कि E इक्वल टू निकालते हैं। तो किस प्रकार से निकालते हैं ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास फाई इक्वल टू क्या आया था, एक बार E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आया, और दूसरी बार क्या आया हमारा फाई इक्वल टू क्यू आर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, ठीक है। ये हमारा दो इक्वेशन आया। अब हम समीकरण 5 और 6 से देखिए इस दोनों का LHS बराबर है तो RHS भी इस दोनों का क्या होगा, बराबर होगा ना। तो इसीलिए आपका इसका RHS और इसका RHS को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो यहां से आपको ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इधर ये पूरा कैंसिल, इधर आपको R बच जाएगा।
और E इजकल टू, और ये 4 पाई आपका कहाँ चले जाएगा, इधर यानी कि नीचे चला जाएगा। तो यहां से क्यू आर तो ये वाला हो गया क्यू आर, और ये 4 पाई, तो ये 4 पाई नीचे जब चला जाएगा तो ये 4 पाई नीचे आ गया, एप्सिलॉन नॉट तो एप्सिलॉन नॉट, और आर क्यू है तो ये आर क्यू, तो ये आपका हो गया। तो यहां से हम कहेंगे E इजकल टू, देखिए हमने आपको बताया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, के होता है, तो ये जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, बच क्या गया, क्यू इंटू आर, तो ये क्यू इंटू आर बटे में क्या बच गया, आर क्यू, तो ये आर क्यू हो गया। तो ई इजकल टू के क्यू आर बटे हमारा आर क्यू निकल करके आ गया। तो फाइनली हम लोगों ने रिजल्ट निकाल लिया है। जब गोले के अंदर एक बिंदु पे हम क्या कर रहे थे, विद्युत क्षेत्र निकाल रहे थे। तो चलिए ये हमारा तीनों के लिए हो गया। अब हम एक बार जो है ग्राफ पढ़ते हैं और इसके तीनों कंडीशन को रिवीजन करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जब हमारा बिंदु अचालक आवेशित गोले में बिंदु P जो था वे जब गोले से बाहर था, तो जब गोले से बाहर था तो R जो हमारा है कैपिटल R से छोटा हो रहा था, और E इक्वल टू हमारा क्या आया था, के क्यू बटे आर स्क्वायर आया था। और यहाँ पे E इक्वल टू हम कह सकते हैं E जो हमारा है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है 1/r स्क्वायर का, ठीक है। उसके बाद जब वही बिंदु जब इसके सतह पे यानी कि यहां पे जब आ जाता है तो r इक्वल टू r हमने कहा था और E इक्वल टू क्या कहा था, के क्यू बटे आर स्क्वायर। देखिए के क्यू बटे आर स्क्वायर भी कह सकते हैं या आर स्क्वायर भी कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं, दोनों कहना कोई गलत नहीं है। अब तीसरा जो हमने रिजल्ट निकाला तो वे रिजल्ट क्या निकाला, जब बिंदु को हम इसके अंदर में रखते हैं, ठीक है, तो अंदर जब रखते हैं तो कैपिटल आर से छोटा हो जाता है स्मॉल आर, और इक्वल टू के क्यू बटे आर क्यू। तो यहां से हमारा ये आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, विद्युत क्षेत्र से। तो इसके जो ग्राफ को हम बनाएंगे तो ये हमारा क्या है, आर बराबर सतह पर एक बार आर जो है ये हो गया बाहर, और एक बार ये जो है आर क्या हो गया, अंदर हो गया। तो इस प्रकार से हमने एक्स एक्सिस पे लिया है और वाई एक्सिस पे के क्यू बटे आर स्क्वायर हम लेते हैं। तो देखिए यहां से जो है हमारा क्या आएगा, जो ग्राफ आएगा, एक बार हमारा क्या है, एक बार हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का ये ग्राफ होता है, और एक बार हमारा क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू का ग्राफ ये होता है। तो दोस्तों ये हमारा जो है अचालक आवेशित गोले का क्या होता है, ये ग्राफ होता है। तो इसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। तो चलिए आपका जो है चालक और अचालक आवेशित गोले का कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरे प्रकार के डेरिवेशन को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो अब जो है दोस्तों हम जो है पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो चलते हैं अब आवेशित परत के कारण हम विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे कि आवेशित जो परत हमारा होगा तो उसकी विद्युत क्षेत्र क्या होती है। तो सबसे पहले परत कहने का मतलब कि यूं मान करके चलिए कि ये आपका क्या है, एक परत है। परत मतलब ये इस प्रकार से आपका क्या है, ये परत है, ये आवेशित परत है, जिसमें इसमें जो है आपका ये आपको अनंत तक है, इसका जो अंत है वे कहां तक है, अनंत तक है। और इसमें जो है हम क्या करेंगे, ये बहुत बड़ा आपका आवेशित परत मान करके चलिए एक है, और इसमें हम गणना करने के लिए जा रहे हैं विद्युत क्षेत्र की। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो ये आवेशित परत है तो इसमें सबसे पहले क्या करना है कि दो छोटा छोटा हमें क्या मानना है कि दो छोटे से भागों को हमें मान करके चलना है, आवेश को लेकर के चलना है। तो आवेश को लेकर के जब चलेंगे तो एक हमारा जो है इस साइड मान करके चलिए और एक जो है इस प्रकार से मान करके चलते हैं। तो ये आपका क्या है, प्लस आवेश है, तो ये क्या करेगा आपका यू इस तरह से दूर ढकेलेगा, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, डी ई कॉस थीटा हो जाएगा। डी ई कॉस थीटा क्यों होगा, क्योंकि ये हम छोटा सा हिस्सा ले रहे हैं, है ना, ये हम छोटा सा हिस्सा ले रहे हैं, आवेश के छोटे से हिस्से को ले रहे हैं, डी क्यू ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी ई कॉस थीटा हो जाएगा। उसके बाद जो है ये दूसरे वाले के कारण भी हमारा क्या हो जाएगा, डी ई कॉस थीटा हो जाएगा। तो डी ई कॉस थीटा से पहले आपको एक चीज जानना जरूरी है कि जो विद्युत क्षेत्र इसका होगा तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, डी ई होगा, और इसका क्या होगा, डी ई होगा। तो अब मैंने आपको बताया था कि जब इस प्रकार से आपका दो एंगल बन जाता है तो हमें क्या करना होता है, नॉर्मल डालेंगे, और नॉर्मल डाल करके हम इसे वेक्टर फॉर्म में तोड़ते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में जब तोड़ेंगे तो ये हमारा डी ई वेक्टर हो जाएगा, तो सॉरी ये भी डी ई वेक्टर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी ई साइन थीटा, और ये हमारा हो जाएगा डी ई साइन थीटा। और जो एंगल के नजदीक होता है वे हमारा क्या होता है, डी ई कॉस थीटा और डी ई कॉस थीटा। तो यहां से हमारा डी ई और ये डी ई हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये एक तक डी ई कॉस थीटा और ये डी ई कॉस थीटा हमारा निकल करके आएगा। और हमारा टारगेट क्या है, विद्युत क्षेत्र निकालना। और विद्युत क्षेत्र हम किस प्रकार से निकालते हैं, एक बार
हम परिभाषा से और एक बार हम गॉस के नियम से। तो चलते हैं अब आगे इस वाले फिगर में देखते हैं। तो ये बिंदु P है, तो बिंदु P के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने बताया है कि जिस पॉइंट पे हम विद्युत क्षेत्र निकालते हैं उसे हम क्या करते हैं, तो वहां पे हम गॉसीय पृष्ठ बनाते हैं। तो इसका गॉसीय पृष्ठ किस प्रकार से बन सकता है, मान करके चलिए ये हमारा क्या है, आवेशित परत है और यहां पे बिंदु P है, तो इसका गॉसीय पृष्ठ किस प्रकार से बन सकता है। तो जो गॉसीय पृष्ठ बनेगा वे किस प्रकार से बनेगा, आपका ये मान करके चलिए है, तो इसको हम ये से लेकर के चलते हैं इसे, यानी कि इस प्रकार से गोला सा भाग हम बनाएंगे जो कि आपके फिगर में है, आप देख सकते हैं कि ये गोला सा भाग है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चला आएगा, तो ये हमारा गॉसीय पृष्ठ बन जाएगा। तो इसमें जो है गॉसीय पृष्ठ में कुछ चीजें हो रही है। तो क्या हो रहा है कि एक बार जो है जो गॉसीय पृष्ठ है, तो इसमें जो है मान कर चलिए ये गॉसीय पृष्ठ है, तो एक बार इसका सतह कैसा है, ये आपका सतह है समतल, ये हमारा गॉसीय पृष्ठ हमने बनाया। तो एक बार इसका सतह कैसा है, इस प्रकार से है। दूसरा हमारा क्या है, मान कर चलिए इसी प्रकार से दोनों तरफ सेम होगा, तो इस प्रकार से यहाँ भी यही होगा, आपका समतल भाग हो जाएगा। और कुछ क्या हो जाएगा, आपका वक्रीय हो जाएगा, कुछ भाग आपका क्या हो जाएगा, वक्रीय हो जाएगा, कुछ भाग आपका वक्रीय हो जाएगा और कुछ भाग आपका क्या हो जाएगा, समतल हो जाएगा। तो समतल में हमारा क्या हो जाएगा, समतल में जो है इसके कारण विद्युत क्षेत्र E इधर होगा और इस पे हम नॉर्मल डालेंगे, तो नॉर्मल भी इस प्रकार से होगा, तो नॉर्मल हमारा ds वेक्टर होगा। तो समतल 1 में यानी कि इस वाले भाग में जो है थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जो है इस पे हम बात करते हैं वक्रीय भाग पे। तो वक्रीय भाग पे विद्युत क्षेत्र प्लस के कारण इधर चला जाएगा और इस पे हम जब लंब डालेंगे तो ये इस प्रकार से डालेंगे, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ई और ds वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। वही सारी चीज इधर भी आपको होने वाली है। तो वक्रीय भाग का क्या हो जाएगा, एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ds वेक्टर और e हो जाएगा। और इधर जो है हमारा e इंटू ds वेक्टर हो जाएगा, समतल भाग का इंटू ds वेक्टर हो जाएगा। अब सभी भागों के वक्रता भागों को हम क्या करेंगे, वक्रता को और समतल को सभी को जब हम जोड़ेंगे तब हमारा क्या निकलेगा, विद्युत फ्लक्स निकलेगा। ठीक है, सभी गॉसीय पृष्ठ को हम जोड़ेंगे तब हमारा क्या निकलेगा, विद्युत ये क्षेत्र निकलेगा। तो फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स बराबर विद्युत फ्लक्स वक्रीय भाग 1 का, ठीक है, और उसके बाद दूसरे भाग का, तीसरे, उसके बाद तो समतल पहला और समतल दूसरा, पहला वक्रीय भाग दूसरा वक्रीय भाग, उसके बाद सब पहला समतल भाग और दूसरा समतल भाग। तो हम जानते हैं कि फाई इक्वल टू क्या होता है, पढ़ते आ रहे हैं कि ये आपका होता है ई डी एस कॉस थीटा, उसके बाद इंटीग्रेट ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा सारे में होगा। तो फाई इक्वल टू आपका क्या हो रहा है, ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा, ये सारे में हो रहा है। अब जो है आपका सारा तो ई डी एस सभी जगह आपका क्या है, सेम आ रहा है, लेकिन एंगल जो है हर एक जगह क्या होगा, अलग अलग आएगा। तो एंगल देखिए एक जगह आपको 0 आ रहा है और एक जगह आपका कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो चलते हैं आगे समझते हैं इसे। तो देखिए हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले देखिए एक हमारा क्या है, बहुत बड़ा सा एक आवेशित परत है, ठीक है, अच्छे से समझिएगा यदि समझ में नहीं आया होगा तो। और उसके बाद जो है आपका इसमें ये आवेशित है, तो आवेशित है तो बहुत ज़्यादा बड़ा होने के कारण हम क्या करेंगे, इसके छोटे से हिस्से को लेंगे, ठीक है। तो इसके छोटे से हिस्से को जब लेंगे तो यहाँ से हम इस बिंदु P पे, यानी कि बिंदु P हमारा यहाँ से दूर रखा हुआ है, तो उस बिंदु P पे हम क्या करेंगे, उसके क्षेत्रफल की गणना, ये उसके विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे इस बिंदु P पे। तो मान करके चलिए यहाँ पे बिंदु P है, अभी मान करके चलिए कुछ नहीं, सिर्फ बिंदु P है। तो हमें क्या करना होगा कि इसके कारण देखना होगा कि इस बिंदु P पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये प्लस आवेश है, तो ये क्या हो जाएगा, इसे दूर ढकेलेगा, यानी कि इस प्रकार से ये जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरे वाले यानी कि इस वाले में परत में क्या हो जाएगा, इस परत के दूसरे वाले हिस्से में, तो ये भी इसे क्या करेगा, इस तरह से यू जाएगा और ये भी हमारा डी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा दोनों डी वेक्टर जब हो गया, तो अब हमें क्या करना है कि इस दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। अच्छे से समझिएगा, इस दोनों का हमें क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है। तो जब रिजल्टेंट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, वेक्टर लगाएंगे, और वेक्टर के बारे में मैंने आपको बताया भी था। तो उसके बाद हमें क्या करना है कि ये वेक्टर जो है लगाएंगे, तो एक बार इसका ये जो है नॉर्मल डालेंगे, तो यहाँ से जो एंगल बनेगा इसे हम क्या कहते हैं, कॉस थीटा कहते हैं। किसके साथ बन रहा है, तो ये डी ई वेक्टर के साथ बन रहा है, तो डी ई कॉस थीटा, और ये किसके साथ बन रहा है, ये भी डी ई के साथ बन रहा है, तो डी ई कॉस थीटा।
और ये आपका क्या हो जाएगा, ऊपर वाला जो एंगल से दूर होता है मैंने आपको बताया था वे हो जाएगा DE sin थीटा, ऊपर भी क्या हो जाएगा DE sin थीटा। और इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था जब ये अपोजिट होगा तो कैंसिल कर देगा, तो ये एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो यहां तक की बातों को आप समझ गए होंगे। चलिए उसके बाद जो है हमें करना क्या है, तो हमें जो है विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो विद्युत गॉस के नियम से विद्युत फ्लक्स बराबर फाई इक्वल टू, ये आपको मालूम है, ये दोनों एक बार जो है परिभाषा से और एक बार क्या होता है गॉस के नियम से, ये दोनों है, यही हमारा मेन टारगेट है। अब देखिए आपको मैंने बताया था कि बिंदु P हमारा जहां पे रहेगा वहां पे हम क्या करते हैं कि गॉसीय पृष्ठ बनाते हैं, ठीक है। तो बिंदु P हमारा यहां पे था, तो गॉसीय पृष्ठ किस प्रकार से बन सकता था, आप सोच सकते हैं। ये हमारा चादर है और यहां पे P है, तो गॉसीय पृष्ठ हम कैसे बनाएंगे, यदि हम इस प्रकार से ऐसे लेते हैं तो ये बिंदु P इस पे आ गया, इसके अंदर में जो है मतलब कि नहीं आ पा रहा है, तो इसीलिए हमें एक इस प्रकार का फिगर बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे बिंदु P आ जाता है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, एक इस तरह का हम क्या करेंगे पृष्ठ बनाएंगे, गॉसीय पृष्ठ बनाएंगे। और मैंने आपको बताया था कि गॉसीय पृष्ठ क्या होता है, एक काल्पनिक पृष्ठ होता है, उसे हम मान करके चलते हैं कि इस प्रकार का ये पृष्ठ होगा, ठीक है। लेकिन वे हमारा जो वैल्यू देता है वे रियल होता है, तो वास्तविक होता है। तो हम ये हम जो है गॉसीय पृष्ठ बनाएंगे। और गॉसीय पृष्ठ जब हमने बनाया तो देखा कि इसमें दो तरीका का आ रहा है, पृष्ठ में दो चीज आ रहा है। जैसे गोले में क्या था, एक गोला सा ही आ रहा था, लेकिन यहाँ पे दो चीज आ रहा है, एक समतल भाग आ रहा है, एक गोलीय भाग आ रहा है, यानी कि वक्रीय भाग आ रहा है। सेम इस प्रकार से इधर भी क्या आ रहा है आपका, एक वक्रीय भाग आ रहा है, एक समतलीय भाग आ रहा है। तो अब हमें विद्युत फ्लक्स निकालना जब होगा तो हम क्या करते हैं, तो विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए आप लोगों को मालूम है कि सभी को हमें जोड़ना पड़ेगा, इसके विद्युत फ्लक्स को, इसके विद्युत फ्लक्स को, इसके विद्युत फ्लक्स को, इसके विद्युत फ्लक्स को। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई वक्रीय भाग 1 प्लस फाई वक्रीय भाग 2, सभी को जब हम जोड़ेंगे तो यहां से आपका EDS cos थीटा आप लोगों को मालूम है कि ये किस प्रकार से हुआ है, यहां पे हमें नहीं लगता है कि बताने की कोई जरूरत है। अब देखिए अब एंगल की बात करते हैं, यहां पे cos थीटा 90 डिग्री है, यानी कि क्या है 1 है, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसलिए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि cos 90 डिग्री का वैल्यू शून्य होता है। तो बच कौन सा गया, तो हमारा ये बच गया EDS cos थीटा और EDS cos थीटा, ठीक है। तो इसको हम आगे लेकर के चलते हैं यहाँ पे, तो देखिए सेम चीज है, तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू EDS, ठीक है ना। और cos थीटा क्यों गायब कर दिए, तो cos थीटा का वैल्यू 1 होता है और 1 के साथ हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ EDS बच जाएगा। तो EDS बच गया, E हमने क्या किया कॉमन ले लिया, तो ये हमारा बच गया 2E इंटू DS। और जब हम DS को इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि जब हम DX को इंटीग्रेट करते हैं तो X होता है ना, इसी तरह यदि हम DS को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हमारा निकल के आएगा, S निकल करके आएगा। तो यहां से फाई इक्वल टू हम यहां पे आपको लिख दे रहे हैं, फिर जो है दूसरे डेरिवेशन में इसका यूज होगा, इक्वल टू 1, ये हमारा निकल करके आया। अब चलिए दूसरा प्रोसीजर करते हैं, अब दूसरा इक्वेशन को निकालते हैं। हमने एक बार जो है ये कंप्लीट कर लिया, अब दूसरे वाले को हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। थोड़ा से अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा, पूरा समझ में आएगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं अब दोस्तों आगे और देखते हैं। देखिए हमने अभी जो है परिभाषा से देखा था, अब गॉस के नियम से देखते हैं। तो गॉस के नियम से हम बात करते हैं तो फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो सिग्मा क्यू गॉस पृष्ठ में परिबद्ध आवेश होगा, सिग्मा क्यू हमारा क्या हो जाएगा, गॉस पृष्ठ में परिबद्ध आवेश। तो हमने जो है यहाँ पे एक बड़ा सा हिस्सा के लिए क्या लिया है, एक छोटा सा आपको इस वाले हिस्से को लिया है, जिसको हम क्या मान करके चल रहे हैं कि उसमें सिग्मा आवेश होगा। क्या आवेश होगा, उसमें जो है सिग्मा आवेश होगा। तो हम कह सकते हैं कि फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्यू को हम लिख सकते हैं सिग्मा एस बटे एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन 2 हो गया। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 से आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 हमने ये निकाला था 2ES, और इक्वेशन 2 हमारा क्या आ जाएगा सिग्मा एस बटे एप्सिलॉन नॉट। तो एस से एस कैंसिल जब हमारा हो जाएगा तो E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्या हो जाएगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन
नॉट। तो ये हमारा क्या होता है, ये नियत होता है। तो फाइनली आपका डेरिवेशन जो है सारा का सारा हो चुका है और आपके एग्जाम में जो भी आ सकता है मैंने वही सारा डेरिवेशन करा दिया है। एक बार आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। और देखिए यदि आपको और अच्छे से समझना होगा तो आप हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले फाइल को खोल करके उसमें पूरे का पूरे डेरिवेशन को समझ सकते हैं। तो तब तक के लिए ये तो क्रैश कोर्स है, तो क्रैश कोर्स के हिसाब से मैंने आपको सारा चीज़ बताया है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 2 भी, यानी कि विद्युत क्षेत्र के बारे में आपको जो पढ़ना था गॉस के नियम के बारे में, तो ये गॉस का नियम आपका कंप्लीट होता है। अब हम जो है आपको पढ़ाएंगे विभव तथा विभवांतर के बारे में, और उसके बाद लास्ट टॉपिक बचता है आपका विभव तथा विभवांतर के बाद आपका लास्ट टॉपिक बच जाता है कैपेसिटर। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो 15 दिन के अंदर में हमारा जो है पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट हो जाएगा। और 10 दिन में आपको जो है 10 से 8 दिन में जो है आपको मॉडर्न फिजिक्स, और यानी कि 15 दिन में मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम 15 दिन में 3 मेन टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद 15 दिन में आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। एक बार मैं बता देता हूं दोस्तों कि किस प्रकार से मैंने अपना सिलेबस तैयार किया है कि आपका पूरा कंप्लीट हो जाए। देखिए अब मैंने सोचा है कि 15 दिन में इलेक्ट्रो को खत्म करना है। ठीक है, उसके बाद जो है 15 दिन में लाइट प्लस मॉडर्न, ये 15 दिन में हमें खत्म कर देना है। उसके बाद जो है आपको जो है 3 आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैग्नेटिक, ठीक है, ये भी आपको 15 दिन लग जाएगा। और उसके बाद बचता है इधर करंट। तो करंट का टोटल जितना भी भाग है 3 हिस्सा है शायद मेरे हिसाब से। तो इस 3 हिस्से में आपको कम से कम 1.5 महीना इधर चल जाता है। तो 1.5 महीना में कंप्लीटली हम ये करंट भी आपको करा देंगे, यानी कि पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। तो आप जो है नए हमारे चैनल पे आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।